आयुर्वेद हमारी परंपरा में रहा हो। हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तभी हम समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रही है। वंस आप डायबिटीज के लिए अंग्रेजी दवाई को लेना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि और एक बीमारी मेरे शरीर के अंदर पलने लगा है। लोगों के अंदर भ्रम है कि आयुर्वेद से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर हम उनके कब्जे में आ गए तब तो आप ये मान ही लो कि बहुत बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन हमको आने वाला है। जिम में जो 1-1.5 घंटा डेली खपा रहे या जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। ट्रेडमिल पर लोग जिम में उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। जी, पूरा वर्कलोड होगा उसे में इससे बाहर भी लोग जिम करने जाते हैं शाम को। उसके पीछे यही कारण है। आपने पिछले साल देखे होंगे, ये 2 साल में 3 रेपुटेड डॉक्टर्स के ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी मेडिसिन है वो डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद जो है रोगों का जड़ से उसको निवारण करता है। एलोपैथी मेडिसिन खा के हार्ट खराब, किडनी खराब, लिवर खराब करके आए हम आयुर्वेद वैद्य के पास। ये सवाल जो है वो भी सेंसलेस क्वेश्चन है, सेंसलेस सवाल है, तो इसका कोई आंसर भी नहीं होता है। स्लीपिंग पैटर्न की बात की है। कई लोग बोलते हैं कि 8 घंटा सोना चाहिए, चाहे दिन में सोए चाहे रात को सोए। मोबाइल का स्थान जो है वो है टीवी के नीचे ड्राइंग रूम। जब आपके मोबाइल में घंटी बजती है तो उस समय आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उन सभी में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है। बहुत सरप्राइजिंग चीज बता रही हैं। जो खाना बनाता है क्या उसके मन का प्रभाव भी खाने में आता है? ने कहा कि मैंगो शेक पीना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? वो हमारे लिए हानिकारक है। हमको गर्मी में दही खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? दही को कहा गया उसको कभी भी गर्म करना नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो सो कॉल्ड आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद के विज्ञाता बिना डिग्री के, उन लोगों के अनुसार मोटापा कम करने के लिए सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पी रहे हैं, और बहुत लोग, हजारों लोग इसको पी भी रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम आयुर्वेद पे बात करेंगे। आयुर्वेद प्रकृति की तरफ से दिया गया वो वरदान है जिसके जरिए हम युगों युगों से अपने तन, मन और आत्मा को स्वस्थ रखते आए हैं। आयुर्वेद में छिपे कुछ ऐसे ही समाधान आज हम आपके लिए पोस्ट कर लाए हैं और मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर संगीत राव। बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। डॉक्टर संगीत राव, मुझे ये बताइए कि आयुर्वेद क्या है? क्योंकि हम आयुर्वेद का नाम तो बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोग उसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो समझना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या है और क्यों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर योग और आयुर्वेद को इतना प्रमोट कर रहे हैं। ओम धन्वंतरे नमः। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित उपदेश जैसे भगवान के मुख से निश्चित वाणी है, तो वैसा ही आयुर्वेद में वर्णित उपदेश जो है वो सीधा भगवान के वाणी से ही संबंध रखता है। आयुर्वेद को लोग मानते हैं कि एक चिकित्सा विज्ञान है, पर आयुर्वेद ना केवल एक चिकित्सा विज्ञान है, वो एक जीवन विज्ञान है जो कि हमको सिखाता है हमारी जिंदगी को जीने का कला क्या है, तरीका क्या होना चाहिए। हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तभी हम समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। आयुर्वेद का 2 उद्देश्य होता है। एक है जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको स्वस्थ रखा जाए, जो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कि हजारों सालों से ये आयुर्वेद में वर्णित है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो पीड़ित हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, जिसको हम चिकित्सा वाला एस्पेक्ट कहें। और हम एक ही सेंटेंस में कहें, आयुर्वेद जो है वो जिंदगी को जीने का सही कला और विज्ञान। जी, लेकिन जब से सृष्टि का सृजन हुआ आयुर्वेद हमारी परंपरा में रहा हो, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम अपनी परंपरा को भूलते चले गए? क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय को बनाया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे भारत और पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद दोनों पर चर्चा हो रही है। देखिए, इसके पीछे कारण ये रहा कि भारत के ऊपर बहुत बार आक्रमण हो रखा है। बाकी देशों ने आके आधिपत्य विस्तार करने की कोशिश किए हैं, इसलिए हमारे भारतीय दूसरे संस्कृति को अपनाए और अपने संस्कृति को त्याग करने जा रहे थे। लेकिन उसी समय 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, उसके बाद उन्होंने नवंबर में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्थापना किए। 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे का डिक्लेरेशन किए। 2016 में उन्होंने नेशनल आयुर्वेदा डे का डिक्लेरेशन किए। और उसके पीछे कारण जो रहा वो बहुत ही क्लियर है कि आयुर्वेद जो है
वो क्या है? वो है जिंदगी को जीने का तरीका। और आयुर्वेद में जो जो वर्णन हुआ, जैसे कि उसका दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, सद्वृत्त है, हमको सोना कैसे है, उठना कैसे है, कब है, रहना कैसे है, क्या खाना है, किस तरीके से हमारा आचरण होना चाहिए, तो ये सारे हमारे हित में है। इसको हम अपनाएंगे तो हमको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा, हम दीर्घायु होंगे, लंजेविटी हमारा बढ़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो भी पथ्य आप देख रहे हैं आज के समय में, वो महाभारत में वर्णित चक्रव्यूह जैसा है। उस चक्रव्यूह के अंदर आम लोग, आम जनता जो है वो फंसते हुए जा रहे हैं। और जब निकलते हैं उस समय किसी का किडनी डैमेज है, किसी का लिवर का 90% फाइब्रोसिस रखा है, किसी का हार्ट ब्लॉकेज हो रखा है। उसके बाद जाके हमको लग रहा है कि हमने गलती की है। लेकिन सही तरीका सभी के लिए यही है कि आयुर्वेद जो है वो हमारा भारतीय संस्कृति का आधार है, वही हमारा परंपरा है, उसी को अपनाना ही हमारे लिए हित है। तो इसलिए हम सभी लोग आयुर्वेद को अपनाएं और एक खुशहाल जिंदगी जो 2047 में 2047 में जो मोदी जी का स्वप्न है कि एक विकसित भारत का निर्माण करना, वो विकसित भारत का निर्माण सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब भारत के हर एक जनता आयुर्वेद को अपनाएंगे तन से और मन से। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि आप अगर आपका आहार, निद्रा और व्यायाम, यानी आपका खान पान, आपका सोने का समय, जो डेली एक्सरसाइज, ये 3 नियम को पालन करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। जैसे कि आपके शरीर रूपी गाड़ी जो है वो चलती रहती है। जी। जो आहार है उसको आयुर्वेद कहता है महावैषज्य, यानी द बेस्ट मेडिसिन ऑन दिस अर्थ। जो स्लीप है, जिसको हम निद्रा कहते हैं, दैट इज द बेस्ट केयर टेकर ऑफ योर बॉडी, जिसको आयुर्वेद भूतधात्री कहती है। तीसरा है आपका एक्सरसाइज, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का नेचुरल हीलर एज वेल एज इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर ये 3 को हमने पालन किए तो हमारा गाड़ी चलती रहेगी। अगर ये तीनों से हम डेविएट हुए तो गाड़ी में दिक्कत होगी, शरीर में तरह तरह का बीमारियां आएंगे। और ये नियम से, यानी आयुर्वेद में वर्णित ये जो हमारा जीवन को जीने का जो नियम बताया गया, विधि बताया गया, उससे हम जितने डेविएट होंगे उतने जटिल समस्या, उतने क्रिटिकल डिजीज से हम पीड़ित होने का संभावना है। यानी एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनमें साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथी के चिकित्सा से भी साइड इफेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सा उसी को कहेंगे, औषधि उसी को कहेंगे जो कि एक बीमारी को ठीक करने के साथ साथ दूसरी बीमारी को उत्पन्न ना करे। लेकिन आयुर्वेद जो है, हम ऐसे भी नहीं कहेंगे, ये एक लोगों के अंदर भ्रम है कि आयुर्वेद से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। क्योंकि आज के समय में आपको पता है क्वालिफाइड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जितने हैं, लगभग उतना या उससे ज्यादा लोग आयुर्वेद वैद्य के रूप को लेकर, छद्म वैद्य जिसको कहते हैं, होकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हम उनके कब्जे में आ गए तब तो आप ये मान ही लो कि बहुत बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन हमको आने वाला है। जी। क्योंकि एक है कि 5.5 साल आपने पढ़े, उसके बाद फिर से 3 साल आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। आपका जो पठन पाठन का इतने ज्यादा जो आपने आयुर्वेद का अध्ययन किए, उसके बाद जो आपका नॉलेज का आउटकम होगा, और एक कोई रूप धारण करके हम अगर आयुर्वेद का अभी समय चल रहा है, उस समय हम भी आयुर्वेद में उतर आए और हम भी कुछ पॉपुलैरिटी ले ले, तो उसमें तो फिर आम जनता जो है वो सफर करता है ना। तो इसलिए हम इस बात को संपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करते कि आयुर्वेद का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आयुर्वेद को अगर तरीके से अपनाया नहीं गया, अगर आयुर्वेद के एक अच्छे वैद्य के पास आप नहीं गए, कॉम्प्लिकेशन का फेस करना पड़ेगा, चांसेस रहेगा। डॉक्टर संगीत, हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, बीमारी की संख्या बढ़ रही है, मेडिसिन्स भी अलग-अलग मार्केट में आ रही है। लेकिन बावजूद इसके बीमारी और बीमार जो पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जो जिंदगी को जीने का जो तरीका है, जैसे हमको जीना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद कहता है त्रयोपस्तंभ। त्रयोपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और व्यायाम। तो आहार है हमारा खान पान, हमारा डाइट, जिसको हम कहेंगे कि अगर हम तरीके से समय पर उचित आहार को उचित मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट मेडिसिन के रूप में प्रूव होता है। निद्रा बेस्ट केयर टेकर ऑफ आवर बॉडी, भूतधात्री आयुर्वेद कहता है उसको। अगर हम समय पर सो के समय पे उठते हैं, उससे ना सिर्फ हमारा शरीर सुस्त रहता है, हमारा मानसिक अवस्था जो भी वो भी बहुत अच्छा रहता है। तीसरा आता है व्यायाम, एक्सरसाइज।
अगर हम एवरी डे कुछ कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करें तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन पैदा होते हैं वो नेचुरल वे में वो डिटॉक्स हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलन ये बनाए रहता है। हमारा जो पेशेंस है, एडवर्सिटी को झेलने का जो पेशेंस है वो भी बढ़ता है। डाइजेशन हमारा प्रमोट होता है। और ये 3 नियम से आज के समय में लोग बहुत दूर जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन फ्राइडे नाइट होती है, लोगों को लगता है कि सैटरडे संडे हमारा छुट्टी है, तो फ्राइडे को लगभग सभी लोग रात को 12 बजे के बाद डिनर करते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये खाना खाने का समय नहीं है। और आज के समय में जो हमको एवरीडे लाइफ में खाना चाहिए वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। सभी लोग पसंद करते हैं मैदा खाना, सभी लोग पसंद करते हैं फास्ट फूड खाना, सभी लोग पसंद करते हैं टेस्टी खाना खाना, जो कि डेली रूटीन में हमारा शरीर के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो सोने का अभ्यास है, आज के समय में आप भी देख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स मास है या फिर जो वर्किंग पीपल है, वो लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक, स्टूडेंट्स 2 बजे 3 बजे तक सो के दिन में लेट उठते हैं। ऐसे ही जो वर्किंग मास है उनको लगता है कि हम 9-10 बजे घर पे आए, अभी हम रिलैक्स होंगे थ्रू मोबाइल, तो करके वो मोबाइल लेके बेड में जाते हैं, रात को 1-2 बजे सोते हैं। तो वहां पर स्लीपिंग टाइम जो हमारा 8 घंटा मिनिमम होना चाहिए, 1/3 ऑफ योर लाइफ शुड बी स्पेंड इन गुड स्लीप। तभी जाके आपका बॉडी और माइंड का हेल्दी स्टेट जो है वो मेंटेन होता है। सो दैट आपका जो दूसरों के प्रति भावना, अपनी काम के प्रति जो लगन, आपके काम का जो क्वालिटी, वो सारे बहुत अच्छा होता है। अगर हम लेट सोएंगे तो ये सारे हमारा डिस्टर्ब होता है। थर्ड इज, कोई भी आज के समय में एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता है जब तक हार्ट का कुछ प्रॉब्लम उसको पता नहीं चलता है। जिस दिन उसको पता चल गया कि बीमार है, उसके नेक्स्ट डे से वो टहलना शुरू कर देता है या जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। जब तक ये घंटी नहीं बजती है तब तक बिस्तर के ऊपर पड़े रह के मोबाइल को चलाना ही उनका रिलैक्सेशन का वे वो मानते हैं। तो ये 3 चीज जो मैंने कहा आपको, आहार, निद्रा और व्यायाम, यानी खान पान, नींद और एक्सरसाइज, ये 3 से जितने जितने हम दूर जाएंगे उतने उतने बड़े बड़े बीमारी से हम पीड़ित होंगे। ये नंबर 1 कारण रहा। और इससे हम दूर जा रहे हैं इसलिए बीमारी बढ़ रहा है। नंबर 2 ये है, ये जो 3 मैंने कहा, ये 3 नियम को पालन करने से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा होता है। अगर हमने पालन नहीं किए तो हमारा इम्यूनिटी खराब होता है और छोटी छोटी एडवर्सिटी से हम बीमार होने लगते हैं। तीसरा कारण ये है कि सपोज हमने कोई एक समस्या हमारा आया, कोई एक शारीरिक समस्या आया, कोई भी डिजीज हुआ, हमने सीधा चले वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ, एलोपैथी मेडिसिन लेने। जी। सपोज हमको जुकाम हुई या कोई भी अंग्रेजी दवाई लेके वो समस्या हमारा परमानेंटली दूर हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी मेडिसिन है वो डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करते, वो डिजीज का सिर्फ उस समय के लिए ही उसको स्टॉप कर देते हैं ताकि व्यक्ति जो है उसी समय के लिए रिलैक्स हो जाए, रिलीफ मिल जाए उसको। लेकिन आयुर्वेद जो है वो व्यक्ति का शरीर का परीक्षा, मन का परीक्षा करके व्यक्ति का चिकित्सा करता है, रोगों का जड़ से उसको निवारण करता है। तो अगर हम आयुर्वेद अपनाएंगे तब ये बीमारी का संख्या और सही समय पे अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ट को खराब करके हमने एलोपैथी मेडिसिन खा के हार्ट खराब, किडनी खराब, लिवर खराब करके आए हम आयुर्वेद वैद्य के पास, कितने दिन में ठीक करोगे बताओ? तो इसका कोई आंसर नहीं है। ये सवाल जो है वो भी सेंसलेस क्वेश्चन है, सेंसलेस सवाल है और इसका कोई आंसर भी नहीं होता है। तो बात ये है, सही समय पर, और इवन हम बीमार भी नहीं है तब से हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो ये बीमारी का संख्या इतना बढ़ेगा नहीं, ना बीमार लोगों का संख्या बढ़ेगा। आपने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया, खाना, निद्रा और व्यायाम। इसको हम अलग-अलग तरीके से, लेकिन जो आपने स्लीपिंग पैटर्न की बात की है, आपने कहा 8 घंटे सोना चाहिए। तो सोने का सही समय क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि हमें कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि 8 घंटा सोना चाहिए, चाहे दिन में सोए चाहे रात को सोए। जैसे आप आज के समय में देख रहे होंगे एक नाइट शिफ्ट का ट्रेंड चल रहा है, जो कि पहले 10 साल पहले भारतवर्ष में सिर्फ डॉक्टर्स को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के ये सिस्टम था ही नहीं, है ना? तो ये कल्चर आया है बाहर से। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद से आप देखिए 10 साल पहले ही ये कल्चर आया है और उसके बाद आप देखिए रोगों का संख्या बहुत बढ़ रहा है।
पर्टिकुलरली ये जो मैंने बार बार जिसका नाम ले रही हूँ आयुर्वेद, इन्हीं सभी को मर्म कहता है। मर्म मीन्स वाइटल पार्ट्स। सपोज आप सोचिए कहीं पर हम गिर गए, हमको चोट लग गया, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं। लेकिन सपोज हमारा ब्रेन का, हार्ट का, लिवर का, किडनी का, पैनक्रियास का कुछ हो गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे रेफर करती है। तो ये सारी चीजें जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्थिति तभी आती है जब हमारे बॉडी को, माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो काम चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको, डाइट भी, स्लीप भी और एक्सरसाइज भी। और उसमें भी स्लीप, उसको उन्होंने बुद्धदात्री का है, यानी पूरा का पूरा एंटायर बॉडी और माइंड, इसको रक्षा करने वाला, इसका ख्याल रखने वाला निद्रा होती है। और वो जो भूतदात्री निद्रा भी आयुर्वेद कहता है, वो कहता है रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा। यानी आप दिन भर अपनी वृत्ति के माध्यम से अपने काम किए, शारीरिक श्रम किए, टायर्ड हो गए, मन भी थक गया, शरीर भी थक गया, और आपका जो हाइपर थिंकिंग एटीट्यूड है उसको आप स्टॉप करेंगे। विषय जो निवर्तन थे, यानी ये सारे हाइपर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग जो, उससे हम डिप्राइव हुए। उसके बाद हम रात को 9 से 10 बजे के बीच हम बिस्तर में चले गए, और सबसे उचित कर्म जो है, सबसे आज के समय में सबसे बड़ा समस्या जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये है कि सभी लोग बिस्तर में मोबाइल को लेके जा रहे हैं। मोबाइल का स्थान जो है वो है टीवी के नीचे, ड्राइंग रूम में, बेडरूम के अंदर उसका स्थान नहीं है। और हम तो बेडरूम से किस होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप देखिए, जब आपके मोबाइल में घंटी बजती है, तो उस समय आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उन सभी में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है। अच्छा, आपके ब्रेन है, आपका हार्ट है, ये सारे वाइटल पार्ट्स है। बिस्तर में तो कभी भी मोबाइल को रखना नहीं है। देखिए, वो सरप्राइजिंग चीज बता रही हैं, हर डिवाइस में कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, और पर्टिकुलरली मोबाइल जो है, जी। उसको कभी भी हमको बेडरूम में बेड के ऊपर रखना नहीं चाहिए। आपने जो समय कहे सोने का, वो समय है रात को 9 बजे के बाद। आप 9 से 10 के बीच में आपको नींद, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम 9 बजे बेड में जा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते 11 बजे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमको 9 से 10 बजे के बीच में हमको सो जाना चाहिए। और उसके लिए जो माइंड का कंडीशनिंग है ना, प्रिपरेशन है ना, वो हमको शाम को 5-6 बजे से हमको करना चाहिए। हमारे माइंड में ये संकल्पबद्धता होना चाहिए कि मुझे 9 बजे तक बेड में चले जाना है, सो जाना है। और उठना कितने बजे। सब 8 घंटे लेने के बाद, 8 घंटे नींद लेने के बाद हमको उठ जाना चाहिए। सपोज हमने 9 बजे सोए, जी। तो हमको उठ जाना चाहिए 5 बजे। और ब्राह्म मुहूर्त और सूर्योदय से जस्ट पहले, तो इस समय को आयुर्वेद में सबसे बेस्ट टाइम कहा गया है। आप सपोज अध्ययन, अध्यापना करते हैं, या फिर आप दूसरे कुछ काम भी करते हैं, लेकिन उस समय उठ के अगर आपने जो सूर्योदय, जो बाल सूर्य है, और हम कह सकते हैं जो अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज है, उसको अगर आपने लिए, तो उससे आपका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी आपका बनता है, आपका स्किन का जो ग्लो है, आपका माइंड का जो पॉजिटिविटी है, वो सारी चीज बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए जितने जल्दी 5 से 6 बजे के अंदर सुबह हमको उठना चाहिए, रात को 9 से 10 बजे के बीच में हमको उठना, सोना चाहिए। डॉक्टर संमित्रा, मोबाइल एडिक्शन पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन क्योंकि हम स्लीपिंग पैटर्न के बारे में हमने बात की, फूड का आपने जिक्र किया, कैसा खाना होना चाहिए, इसके अलावा आपने ये भी बताया कि एक्सरसाइज से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम खाने पीने की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये कितना सही है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो खाना खाते हैं, वो पंचभौतिक है, पंचमहाभूत से बना, और हमारा शरीर जो है, वो भी पंचमहाभूत से बना। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के बारे में वर्णन हुआ है। मीन्स हमारा खाना जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। जैसे कि साधु लोग हैं, तो उन्होंने सात्विक आहार लेते हैं, प्याज, लहसुन, नॉनवेज ये सब नहीं लेते हैं। समय पे खाना खा के सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले ही वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद और खाना नहीं लेते हैं, भारी खाना नहीं खाते, इसलिए उनका मन भी वैसा ही रहता है, सात्विक रहता है ना। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार, वैसे आहार को लेने से हमारा मन का अवस्था भी ऐसा ही होता है। सात्विक आहार लेने से मन सात्विक होता है, यानी कल्याण अभिनिवेश, यानी सारे अच्छे सोच हमारे अंदर आता है, सभी को लेकर
इम्प्रेशन भी अच्छा आता है, काम के प्रति एक अच्छा विचार आता है, अच्छा विजन लेके हम काम करते हैं। ऐसे ही राजसिक आहार और तामसिक आहार का प्रभाव हमारे मन को राजसिक और तामसिक बनाता है। तो ऐसे ही सपोज हम कहेंगे कि त्रिगुण और पंचमहाभूत, जो मैंने आपको कहा सप्तरजतम, इसी को ही आयुर्वेद में त्रिगुण कहा गया। तो सप्तरजतम का पंचमहाभूत के साथ संबंध था, है ना। तो सपोज आकाश महाभूत जो है उसको कहा गया है सात्विक, यानी ये क्या है, जितने लघु आहार हम खाएंगे, लघु आहार का अर्थ है इजी टू डाइजेस्ट, जितना हल्का खाना, जितना हल्का खाना हम खाएंगे उतने अच्छे से इजीली डाइजेस्ट होगा और हमारा मन का स्वभाव भी ऐसा ही होगा, एकदम हल्का। जी। और हल्का इन द सेंस क्या है, हमारे मन को भारी बनाने वाला, हमारे मन को गंदगी से भरने वाला ये होता है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, ये सारे। और ये सारे भाव जो है ना, ये सब रजतम से आते हैं। और हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, दूसरों को लेके जो सकारात्मक विचार है, ये आता है सत्व से। तो इसलिए अगर हम त्रिगुण और पंचमहाभूत को लेते हैं और उसी के अनुसार ही आहार होते हैं, और उसको जब हम लेते हैं और वो डाइजेस्ट होगा तो मन के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव होगा। और इसको छोड़ के आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो डाइजेशन है वो एक साइकोसोमैटिक प्रोसेस है, कि अगर हमने मन से हम चिंतित थे, मन से पीड़ित थे, हम क्रोधित थे, हम दुखी है, तो हमारा डाइजेशन के ऊपर उसका प्रभाव होता है। आपने ये नोटिस किए, इवन जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो लोग ज्यादा खट्टा तीख, ज्यादा कड़वा चीज ये सब खाते हैं, मीन्स जिसको हम कहेंगे आयुर्वेद जिसको कटु अम्ल लवण कहता है, नमकीन चीजें, खट्टा चीजें और तीखा चीजें, तो ये सब चीजों को जो खाते हैं उनके बॉडी के अंदर जो एसिडिक पीएच वो ज्यादा रहता है। तो एसिडिक रहने की वजह से उनका जो स्किन का जो ग्लो है और उनका जो मानसिक स्थिति है वो लगभग वैसा ही बनता है। तो इसलिए ये जो जैसा अन्न वैसा मन आपने कहे वो संपूर्ण सत्य है, और आयुर्वेद इसको बहुत अच्छे से वर्णन। अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो खाना बनाता है, क्या उसके मन का प्रभाव भी खाने में आता है? Yes. नहीं? ये आता है, इसलिए आता है क्योंकि कोई भी कर्म को अच्छे तरीके से करने के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए उसको कहते हैं संकल्पबद्धता और डिटर्मिनेशन। यूजुअली घर पे जो खाना बनाते हैं या आज तक हमने जो खाते आए हैं वो है हमारा माँ का बनाया हुआ खाना। और हम जितने भी प्राणी हैं संसार में, हम सब, हमारे जो सृष्टिकर्त्री है वो है हमारी माँ। तो हमारी माँ का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो क्या होगा, वो यही होगा कि मैंने जिनको निर्माण किया हूँ, मेरे से उत्पन्न जो संतान है वो कैसे शारीरिक मानसिक स्तर में सुस्त रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, और इनका भविष्य कैसे बहुत अच्छा हो पाए। तो इसलिए जब हम एक प्रसन्नता पूर्वक एक संकल्प लेके चलते हैं ना कि मैं जिनके लिए ये खाना बना रहा हूँ उनके लिए ये खाना अमृत हो, तो ये अमृत बनेगा। और इसलिए आपने ये भी देखे होंगे क्योंकि माँ, पिता और गुरु, ये तीनों में कभी अमीरी गरीबी वाला शब्द आएगा नहीं, क्योंकि माँ, हर एक माँ, चाहे आप गरीब कहिए, चाहे अमीर कहिए, चाहे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड, चाहे आप कहिए कि अनएजुकेटेड, लेकिन माँ का जो ममता होता है ना संतान के प्रति, या जो स्वप्न होता है वो तो नेवर एंडिंग होता है। वो हर एक माँ का अपने बच्चों के लिए ही भाव रहता है। तो इसलिए माँ का बनाया हुआ खाना जो है अपने बच्चे के लिए संसार का सबसे टेस्टीएस्ट फूड इन कंपैरिजन टू योर कितने भी अच्छा रेस्टोरेंट आप बता दीजिए। डॉक्टर संगीता, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मैंगो शेक नहीं पीना चाहिए क्योंकि अब गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हर कोई मैंगो शेक पिएगा, हर कोई बनाना शेक बनाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? आयुर्वेद में जब आहार के वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने 18 इनकम्पैटिबल डाइट के बारे में बताए, जिसको विरुद्धाहार भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छा नहीं होता। और उनमें से मैं कुछ वैसे चीजें बताना चाहूंगी जो आज के समय में समाज में लोगों के द्वारा बहुत आदृत है, बहुत पॉपुलर है। वो एक एक करके मैं बता रही हूँ, जैसे कि उनमें से एक है जो आपने कह दिए,
मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, नॉर्मल दूध कोई लेना ही नहीं चाहता। और माँ लोग भी बच्चों का ऐसे अभ्यास भी डाल रहे हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। आज के समय में हर एक घर में लगभग आप देखेंगे 1 या 2 बच्चे। तो इसलिए पेरेंट्स का ये रहता है कि हम तो दिन भर काम-काज करेंगे, तो बच्चा जो माँग रहा है उसको अगर हम फुलफिल कर देते हैं, वही हमारा शायद वो सबसे बेस्ट पेरेंटहुड है, पर वो ऐसा नहीं है। तो ये जो आहार है कि दूध के साथ हमने कोई भी फ्रूट्स को मिला दिए, तो वो हमारे लिए हानिकारक है और वो सीधा-सीधा ये है कि डाइजेशन सिस्टम तो खराब करता है, आगे जाके अलग-अलग वाइटल ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट करता है। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स आज के समय में बहुत कॉमन है, मैं कहूँगी उसका एक प्रमुख कारण है ये। दूसरा मैं आपको कहूँगी जो कढ़ी खाते हैं या आप आज के समय में कोई भी पार्टी में जाएँगे, तो रात को ही होती है और वहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा भीड़ जो होगी ना, वो होगी जाके ही बड़े हल्ले की। जबकि रात को दही खाना मना किया गया, दही को गर्म करने के लिए मना किया गया। तो आज आप यूट्यूब ओपन करेंगे, कोई भी आप रेसिपी के बारे में जानना चाहेंगे, तो सभी में दही मिला हुआ होगा, फिर उसको बनाए होंगे। तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। दही को कहा गया उसको कभी भी गर्म करना नहीं चाहिए, तो दही को गर्म की। तीसरा चीज मैं बता रही हूँ आपको कि दही को ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु यानी समर, ऑटम और स्प्रिंग सीजन में खाना नहीं चाहिए। लेकिन लोग सबसे ज्यादा दही खाते हैं समर में, गर्मियों में, ये एक गलत प्रथा है। ऐसे ही आज के समय में आपने देख रहे होंगे कि लोग बाग जो चिल्ली पटाटो खाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि हनी डाल के हम हनी ऐड करते हैं, तो जबकि हनी और ये क्या, इवन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद के विज्ञाता, बिना डिग्री के, उन लोगों के अनुसार मोटापा कम करने के लिए सुबह-सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीने का भी और हल रहा है और बहुत लोग, हजारों लोग इसको पी भी रहे हैं, पी रहे, जबकि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। शहद को कभी भी गर्म करना नहीं चाहिए, गर्म चीज के साथ मिला के लेना नहीं चाहिए, पर ये चल रहा है, ये गलत है ये चीज। तो इस तरीके का कई सारे चीजें हैं जो कि हम, जैसे विंटर में आइसक्रीम खाना, गर्मी के मौसम में पकौड़े और चाय खाना, तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण इनकम्पैटिबल है, विरुद्धाहार है, पर इसको लोग ले रहे हैं। इवन ये गर्मी के मौसम में भी आप देखेंगे दोपहर में लोग खड़े होके कचौड़ी खाते हैं, उसके साथ तीखा-तीखा सब्जी खाते हैं। जबकि ये ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, गर्माहट आपके शरीर के अंदर ज़्यादा है, आपको थोड़ा-सा वैसे द्रव्य लेना चाहिए जो लाइट, जो पच जाए, जिसका तासीर ठंडा हो, जो कि ईज़ी डाइजेस्टेबल हो, ऐसे चीज़ आपको लेना चाहिए। कोई एक तीखा, खट्टा, इतना उग्र चीज़ आपको लेना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा डॉक्टर संगीता, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि हमको गर्मी में दही खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन द गर्मी में खाना क्या चाहिए? मतलब क्या वो बेस्ट फूड है आयुर्वेद के हिसाब से जिसको खाकर हम हेल्दी रह सकते हैं? आपको पहले मैं बता दूँ, ये जो गर्मी का मौसम है, इस समय हम सभी लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं। हमारे शरीर का जितने भी जलीय अंश है, वो कम होने लगता है। अच्छा। और उसके साथ-साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको बॉडी को हाइड्रेट करना है, उसके साथ-साथ हमको ऐसे खाना खाना चाहिए जो हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए हमारा खाना कैसे होना चाहिए? इसलिए हमारा खाना होना चाहिए कि टेस्ट में थोड़ा-सा मीठा, पीने वाला चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, हल्का खाना होना चाहिए, मसालेदार खाना होना नहीं चाहिए। और उसमें अगर हम और डिटेल में जाएँगे, जौ का सत्तू हो गया, चावल, ज़्यादा ऑयली चीज़ ना लेके हम खाने-पीने में घी का यूज़, पर्टिकुलरली देसी गाय का घी यूज़ करना चाहिए और मिश्री का यूज़ करें हम। जैसे धन्य का हिमा, यानी रात को आप मिश्री भिगोए, उसमें धनिया फिश को भिगो के रखें, सुबह इसको मसल के छान के खाली पेट में पिएंगे, तो इससे आप देखना आपका दिन का शुरुआत जो है बहुत अच्छा होगा। आपका जो इंटरनली आप हाइड्रेट भी हुए, उसके साथ साथ ये जो गर्माहट है जिसकी वजह से आपके अंदर उष्णता बढ़ रहा था, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे आप गोंद कतीरा सुने होंगे, तो गोंद कतीरा, नींबू का शिकंजी, ये सारे हमको लेना चाहिए। दूध और मिश्री रात को निश्चित लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में रात रात जो है वो छोटी होती है
और उसके साथ साथ हमारे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाने के कारण हमारे अंदर कमजोरी भी आती है, थकावट जल्दी महसूस होता है। तो इसलिए नींद का क्वालिटी भी समर में अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमको रात को दूध के साथ मिश्री मिलाकर हमको पीना चाहिए। तो इससे हमारा नींद का क्वालिटी भी अच्छा होगा, प्लस हमको जो इतना कमजोरी हो रहा था, थकावट महसूस हो रहा था, उसमें भी हमको आराम मिलेगा। और ऐसे हम हल्का खाना खाएंगे तो, और पर्टिकुलरली ये जो फास्ट फूड, जंक फूड है, तला हुआ, स्पाइसी, और आज के समय में जो ये जो पिज्ज़ा, बर्गर, छोले, ची भटूरे, तो ये सारे चीज़ जो है गर्मी के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का ही फ़ायदा होगा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं, किसी मोटे व्यक्ति को देखकर कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं। वहीं किसी कमज़ोर व्यक्ति को देखकर बोलते हैं आप कम हेल्दी हैं या फिर आप हेल्दी नहीं हैं। तो एक हेल्दी व्यक्ति आयुर्वेद के हिसाब से कैसा होता है? पहले तो मैं आपको हेल्दी के डेफिनेशन तो बाद में बताऊँगी, पहले मोटा-पतला के ऊपर थोड़ा-सा बात कर लूँ। आयुर्वेद में ये कहा गया कि अगर हमने एक मोटा और एक पतला को हम कंपेयर करते हैं, तो जो पतला व्यक्ति है वो मोटा व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी है, अच्छा। और जो मीडियम है, मध्यम शरीर है, वो सबसे आइडियल है। मोटा व्यक्ति ही सुस्त है और पतला व्यक्ति है बीमार है, तो ये वक्तव्य तो ये बिल्कुल असत्य है। जी। क्योंकि जो स्वस्थ है और हेल्दी व्यक्तित्व है, तो उसका डेफिनेशन आयुर्वेद कहता है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी हमारे बॉडी के अंदर आपने ऐसे बात पित्त कफ के बारे में सुने होंगे, वो सारे समावस्था में है, हमारे धातुएं समावस्था में है, हमारा अग्नि यानी हमारा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, और हमको सुबह पेट साफ होने के लिए जो अर्ज है वो अपने आप आ रहा है, कोई दवाई खा के नहीं, हमको अपने आप वो वेग आ रहा है। और मानसिक स्तर में हम पॉजिटिव है, हम हैप्पी है, तो तभी हम कहेंगे कि हम निरोग है, हम स्वस्थ है। दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि जब हम सुबह उठे उस समय अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार आ रहा है, यानी माँ को ये लगना नहीं चाहिए सुबह उठ के कि मुझे अभी काम करना पड़ेगा। माँ को ये लगना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों के लिए, परिवार के हित के लिए अभी ये करना है और बड़े अच्छे से करना है। तो ये इसको कहते हैं उत्साह। तो जब हमको ये सोच आए, ये हमारे सोच हो सुबह उठ के कि आज मेरा काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगी, ये उत्साह हो गया। ऐसे ही अपने आप मुझे भूख लगे, खाना खाने को इच्छा हो, ऐसा नहीं है कि खाने का समय हुआ या मम्मी ने खाना बना लिया तो अभी मुझे खाना है, ऐसा नहीं है। मुझे अपने आप खाना खाने को भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है कि मुझे अभी पानी पीना चाहिए, मुझे अपने आप डिटॉक्स होने के लिए मुझे अर्ज आ रहा है, मुझे सुबह पेट साफ का बेग जो है वो अपने आप आ रहा है। उसके साथ साथ समय पे मुझे नींद आ रही है। ऐसा नहीं है कि 11 बज गए अभी मुझे कॉफी पीने को मन कर रहा है। अभी मुझे आज के समय में जैसे आप देख रहे होंगे, लगभग सभी लोग, पर्टिकुलरली जो टीनेजर्स है, उनको रात को 10 बजती है तो उनको लगता है कि सवेरा हो गया। बहुत एकदम एनर्जेटिक होके उनको उस समय नहाने को मन करता है, पढ़ने को मन करता है, बाहर जाने को मन करता है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको शाम को 7-8 बजे तक उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई अब घर पे आ जाओ और सो जाओ। तो अगर नेचुरली ये आपके अंदर हो रहा है, इसका अर्थ है आप पूरी तरह से हेल्दी है। तो हमने स्लीपिंग पैटर्न पर बात कर ली और हमने फूड कैसा होना चाहिए उस पर भी बात की। हमने तीसरी बात का जिक्र किया, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ में। लेकिन हम देखते हैं कि अब आजकल जगह जगह जिम खुल गया है। एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? जिम में जो 1 डेढ़ घंटा डेली खपा रहे हैं वो एक अच्छा व्यायाम है या फिर व्यायाम की डेफिनेशन कुछ और है? व्यायाम जो है वो आयुर्वेद के अनुसार ये है कि आप कुछ भी चेष्टा अपने शरीर के द्वारा करेंगे, लेकिन वो आपके मन प्रसन्नता के साथ कर रहा है, यानी खुश होके आप उसको कर रहे हैं, तो उसको व्यायाम कहेंगे। और वो व्यायाम को अगर आप तरीके से किए तो उससे आपके बॉडी में बहुत लघुता, हल्कापन आता है। आपके माइंड और बॉडी जो है वो स्टेबल होते हैं, यानी जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते और डाइवर्ट भी नहीं होते।
उसके साथ-साथ आपका इम्यूनिटी जो है वो अच्छा हो जाता है। कोई भी बीमारी अगर अंदर स्टक हो रहा है, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाता है और डाइजेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये व्यायाम को कितना करना चाहिए? आज के समय में जो समय के अनुसार चल रहा है ना कि हमको 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, इस टाइप से जो चल रहा है, तो वो एक्चुअली हर व्यक्ति के लिए जो एक्सरसाइज का समय सीमा है, वो डिफरेंट है। आपके बॉडी के टाइप के अनुसार, स्टैमिना के अनुसार वो डिफर करेगा। हमको एक्सरसाइज उतने समय तक करना चाहिए जब तक हमारा हृदय में अवस्थान करने वाला वायु मुख्य मार्ग से ना आ जाए। ये क्या है? ये शब्द जो है वो सुनने में थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा है, लेकिन ये है कि जब हम चलते चलते एक्सरसाइज करते करते हमारे मुंह से सांस निकलने लगी, तो उस समय हमको एक्सरसाइज को वहीं पर रोक देना है। मतलब जब थक जाते हैं। इसको कहते हैं बलार्ध, और आधा बल तक हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। और उस समय आप अगर उस बंदे को कुछ एक सवाल पूछते हैं, वो कभी भी बिना रुके एक सेंटेंस को नहीं बोल पाते हैं, जिसको कि हम टॉप टेस्ट कहेंगे। कि आप सपोज आप एक्सरसाइज करके ये चलते चलते थक गए, जो स्थिति में कह रही हूँ कि आप मुंह से सांस लेने लगे, उस समय आप अगर कोई सवाल का जवाब देंगे तो आप आटे स्ट्रेस नहीं दे पाएंगे, आपको बीच में रुक के थोड़ा सा सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप मुंह से सांस ले रहे हो। वो आपके लिए इनफ है, इसके आगे आपको एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। और वो भी कैसा होगा मैं आपको बता दूं। सपोज मुझे एक्सरसाइज करने का हैबिट नहीं है, अब मैं उसको हैबिट को डेवलप करना चाह रही हूँ, तो फर्स्ट डे मैं मैक्सिमम 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर पाऊंगी, वही मेरे लिए इनफ है। मैं अगर शुरू से चाहूँ कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँ या एक ही दिन में मैं 150 कैलोरी मैं बर्न करूँ, तो वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ये मेरे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए एवरीबॉडी को, हर कोई व्यक्ति को एक्सरसाइज तो करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज एक ऐसा वे है जिसको हम कह सकते हैं इट्स ए नेचुरल हीलर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। हम जो इम्यूनिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें कहते हैं आते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है ना, उसके लिए आपको एक जिम की जरूरत नहीं है, एक पार्क की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी है तो वहीं पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का अर्थ क्या हुआ ना, हम एक हैप्पी माइंड लेके हमारे शरीर के द्वारा, हमारे बॉडी के द्वारा कुछ थकावट उत्पन्न होने वाला, थकावट पैदा होने वाला, टायर्डनेस पैदा होने वाला कुछ एक्टिविटी कर ले, एक्सरसाइज। कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि ट्रेडमिल पर लोग जिम में उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। पूरा वर्कलोड उसे तो मेरे इससे बाद भी लोग जिम करने जाते हैं शाम को। उसके पीछे यही कारण है। आपने पिछली साल देखे होंगे, ये 2 साल में 3 रेपुटेड एक्टर्स के, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं उस सब में नॉलेज कम रखती हूँ, तो इसलिए मैं 3 लोगों का नाम कह रही हूँ। और मेरे हिसाब से तो ये व्यायाम का विधि विरुद्ध व्यायाम से ही उनको ये प्रॉब्लम आया है। मतलब ये जिम ही जिम्मेदार था उनके लिए। एक्सरसाइज करने का जो तरीका, जो समय, ये सारे उनके लिए गलत था। तो ये जो वेट लूज के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, हाँ, वेरी गुड, हाँ, वो सबसे अच्छा है। देखिए, व्यायाम को आयुर्वेद में ये कहा गया स्थूल्य अपकर्षण, यानी ओबेसिटी से मुक्त होने के लिए जितने उपाय है, जितने चिकित्सा है, उनमें से सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है व्यायाम। और वो व्यायाम क्या है ना, विधिवत व्यायाम। ऐसा नहीं है कि मैं आज 1 घंटा, कल 1.5 घंटा, या आज से ही मैं 1 घंटा करूँ, वो नहीं है। as per your stamina, as per your capacity, you have to decide कि आप कब थक रहे हो। आप थक गए, मुंह से सांस लेने लगे, तो you should stop your exercise at that point। ओबेसिटी की आपने बात की, क्योंकि हम देखें ओबेसिटी एक बड़ी समस्या आज के टाइम में हो गई है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर एक चर्चा की थी, इसका जिक्र किया था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में ओबेसिटी को लेकर के क्या समाधान, क्या उपाय बताया गया? जी, आयुर्वेद में ओबेसिटी को लेके सबसे बेस्ट तरीका कहा गया है व्यायाम, जो मैंने अभी आपको कहा। उसको छोड़ के बहुत ही अच्छे से उन्होंने खान पान का, औषधि का और आपका विहार का, यानी आपका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, आपको भोजन में क्या लेना चाहिए, और इसकी चिकित्सा में भी किन किन द्रव्यों का हमको प्रयोग करना चाहिए, तो इन सब के बारे में वर्णन हुआ।
और उसमें मैं आपको कहूँ, उस समय जैसे कोई ओबेसिटी का ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं, उस समय हमको खान पान ऐसे सिलेक्ट करना है जो कि हमको बार बार भूख ना लगे और हमारा वजन जो है वो भी घटे, जिसको कि आयुर्वेद कहता है कि गुरु अपतर्पण। गुरु अपतर्पण ये है ओबेसिटी का चिकित्सा सूत्र। और उसमें आपका जो खान पान का व्यवस्था किया जाएगा, तो वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ मेद, जिसको आप फैट कहते हैं, वात और कफ, तो इन तीनों का जो घटाने में आपको मदद करे। आपने डिटॉक्स के बारे में सुने होंगे, पंचकर्म के बारे में, शोधन के बारे में। तो ओबेसिटी में हमको ये सभी का एप्लीकेशन हमको करना चाहिए। दिन में सोने का जो हैबिट अगर है, तो उस चीज को पूरा का पूरा स्टॉप करना पड़ेगा। ओबेसिटी में दिन में सोना हमको नहीं चाहिए। प्लस जितने भी कफ को बढ़ाने वाला चीजें हैं, फैट को बढ़ाने वाला चीजें हैं, या फिर जो खान पान जिसमें ऑयली चीज ज्यादा है, तो उस चीज को हमको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये मोटापा क्योंकि एक बड़ी समस्या आज के टाइम में सभी के साथ है ये, तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कोई एक ऐसा खाना, कोई ऐसा एक फूड आप अगर उनको सजेस्ट कर दें, जिससे कि उनको काफ़ी हद तक उससे राहत मिल सके, ओबेसिटी में फ़ायदा करता हो? जी, जौ की रोटी, पुराना चावल का बना हुआ भात और चावल जिसको कहते हैं, मूंग की दाल, कुल्थी का दाल, टिंडा, तोरी, बैंगन, लौकी, इन सब के बना हुआ सब्जी, फ्रूट्स एक्सक्लूडिंग मैंगो एंड बनाना, क्योंकि मैंगो और बनाना जो है, ये दोनों को खाने से वजन बढ़ता है। तो इसलिए जब हम ओबेसिटी के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम अपने वजन को घटाना चाहते हैं, तो उस समय हमको फ्रूट्स का करना चाहिए, लेकिन ये दोनों को हमको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे ही जैसे पनीर हो गया, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तो ये सबको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो अब क्योंकि हम आयुर्वेद में बीमारियों को कैसे सही किया जाता है, उस पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये खासकर जो यंग गर्ल्स हैं, उनमें ये पीसीओडी और पीसीओएस इसका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है आयुर्वेद में? पीसीओडी पीसीओएस जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, और पीसीओएस हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इस ये बीमारी जो है आज के समय में वर्ल्ड एपिडेमिक बनने जा रहा है, यानी इसका इतना ज्यादा ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा खान पान जो है वो अनुचित खान पान अभी ले रहे हैं लोग। आपने देखे होंगे आज के समय में लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम बच्चा जो मांग रहा है उस चीज को हम पूर्ति कर दें, और वो बच्चा है उसको नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को वही लगेगा कि ये मेरे लिए टेस्टी है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे खाने को मन है। लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि ये हम अवेलेबल करा दे, तो ताकि हम एक सक्सेसफुल फादर और मदर भी हो जाए। और आप देखिए आज के समय में जितने भी खाना है, उन सभी के ऊपर मैदा का, बेसन का और रिफाइन का जो प्रिडोमिनेंस है वो बहुत बढ़ चुका है। और ये जो खान पान है, ये हमारे अंदर डाइजेस्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसकी वजह से बॉडी में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जिसको आम कहते हैं और अपक्व अन्न रस कहते हैं, वो बनता है। सोतस अवरोध होता है, चैनल्स ब्लॉक होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि अगर एंड्रोजन सिक्रेशन ज्यादा हुआ, तो फिर मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, क्रिएटिव हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। तो उसकी वजह से भी पीसीओडी पीसीओएस होते हैं। पीसीओडी पीसीओएस जब होते हैं, तो उसमें जिसको हम कहेंगे कि ऐसा क्या क्या लक्षण है जिसको देख के हमको ये लगना चाहिए कि हमको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो उसके अंदर ये आता है कि हिर्सुटिज्म डेवलप करता है, जो स्काल्प हेयर है उसका लॉस होता है, लेकिन बाकी पार्ट्स में हेयर का एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। अच्छा। पेल्विक पेन होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, एक्ने या पिंपल्स का बहुत ज्यादा होना, वेट गेन करना, अननेसेसरी फैटिग, आप कोई काम इतना ज्यादा नहीं किए हैं पर एनर्जी लेवल आपका लो फील हो रहा है,
आपको बहुत थकावट महसूस हो रहा है। तो ये सारे चीज जो है ये पीसीओडी पीसीओएस होने का हम पूर्वाभास है। और इससे जो सबसे बड़ा दिक्कत होती है वो क्या है? सबसे बड़ा दिक्कत होती है आगे जाके, आप अभी भी देखिए, अभी भी ये चीज समाज में आ चुका है, इनफर्टिलिटी। पहले, आज को 5 साल पहले भी इनफर्टिलिटी इतना नहीं था, आज के समय में उसका जितना संख्या में वो बढ़ चुका है। और ये इसके पीछे और एक कारण भी है कि जो मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज, लोगों को लगता है, पर्टिकुलरली बच्चों को, कि हम रिलैक्स होना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल इज द बेस्ट वे। लेकिन यही मोबाइल, आप ये देखिए कि अगले 5 साल के अंदर ये इतना ज्यादा घातक साबित होगा। हर घर में इनफर्टिलिटी, हर घर में डिप्रेशन, हर घर में टिस्टिक बच्चे ये मिलने लगेंगे, और ओबेसिटी वगैरह, ये सारे चीज। और उसका जो सबसे प्रमुख कारण होगा ना, वो होगा मोबाइल का एक्सेसिव यूज। ऐसे ही ये पीसीओडी पीसीओएस जो है वो मेनली 3 कारण हुआ। एक हो गया जेनेटिक फैक्टर, एक हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, एक हो गया लाइफस्टाइल डेविएशन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और अगर हम इसके चिकित्सा के बारे में जानना चाहें या समाधान के बारे में, इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि हम नियम को पालन नहीं कर रहे थे तभी बीमार हुए, तो बैक टू नेचर। जो हमारे लिए अच्छा खान पान, सही खान पान, जो हमारा सोने का समय है, और एवरीडे एक्सरसाइज, ये हम तरीके से करने लगे। फिर हम धीरे धीरे करके प्लस उसके साथ आयुर्वेद का उपचार, कोई एक अच्छे वैद्य, कोई एक क्वालिफाइड वैद्य, उनसे अच्छा चिकित्सा लेके इसको ठीक करें। डॉक्टर संगमित्रा, हम आज के समय की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। वहीं छोटे बच्चों में ऑटिज्म बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद के अनुसार, अगर एक हेल्दी लाइफ हमको चाहिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हमको चाहिए, तो हमको 3 नियम पालन करना पड़ेगा। वो है, हमारा डाइट सही होना चाहिए, हमारा स्लीपिंग सही होना चाहिए, और एवरीडे एक्सरसाइज का हैबिट होना चाहिए। आज के समय में लोग पास इससे बहुत दूर जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो एक प्रमुख कारण है, जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण आज के समय में है, वो है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन के वजह से, एक तो रेडिएशन को एक्सपोज हुए हमने, दूसरा है हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब हुआ, हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होने लगा, हमारा पेशेंस लूज होने लगा, स्ट्रेस लेवल हमारा हाई होने लगा। स्ट्रेस को, एडवर्सिटी को झेलने का, मैनेज करने का, फेस करने का क्षमता हमारा कम होने लगा। स्लीप हमारा डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि आप देखिए, क्यों रात्रि को ही सोने का समय कहा गया, क्योंकि उस समय अंधकार है। और आप जब मोबाइल यूज करते हैं या एनी स्क्रीन आप यूज करते हैं, तो उसका रेडिएशन, उसका जो लाइट का फोकस है, सीधा आपके आईज के ऊपर आ रहा है। तो इसी वजह से आईज का स्ट्रेन, और हम कह सकते हैं कि आपका जो विजन इम्पेयरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होने लगा है। और उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी के ऊपर आ रहा है। और ये जो ऑटिज्म है और डिप्रेशन की बात ने कहे, ये तो मैंने अभी जो बताया वो सामान्य तो हमारा मानस विकार के बारे में मैंने आपको कहा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हमने, जब बच्चा पेट में है 9 मंथ्स, उस समय माँ ने मोबाइल देख के अपनी टाइम स्पेंड कर रही है, मोबाइल में ही ज्यादा समय दे रही है। जैसे आपने सुने होंगे महाभारत में, अभिमन्यु ने माँ सुभद्रा के पेट में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान को सीख लिया था। तो ऐसा ही बच्चा भी उसी समय से, जब से पेट में जब था, उस समय से उसने ये ज्ञान लिया कि मोबाइल का यूज ऐसे होता है, और बच्चे ने, माँ मेरी टाइम पास कर रही है मोबाइल देखते हुए, और बच्चा पैदा हो गया। आयुर्वेद कहता है कि 5 महीने तक खिलौना भी पकड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में आप देखिए, माँ बाप खुश होते हैं बच्चे, बच्चा वायरल कराकर, और बड़े क्रेडिट लेते हैं कि हमारा बच्चा इतना छोटा है, उसको मोबाइल में इतना काम आता है, इतना काम वो कर पाता है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दो, दूसरा कारण आपको बताऊं कि 9 मंथ्स में एक बच्चे के अंदर एक बोलने का और जाता है, शुरू होता है उस समय, जो कि पहले से हमारा एक्सपीरियंस नहीं था। हम क्या करते थे, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय वो रोता है, उसी से ही वो अपनी समस्याओं को
व्यक्त करता है क्योंकि वो बात करना नहीं जानता। पर जब 9 मंथ्स होता है तो उस समय वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है, मामा पापा दादा ऐसे करके बोलना शुरू करता है। लेकिन उस समय पापा गए काम पे, माँ गए काम पे, बच्चे जो है वो कोई मेड के हाथ में पल रहा है। न्यूक्लियर फैमिली है तो जो दादा दादी है वो साथ में नहीं रह रहे हैं। तो बच्चा को भूख लगेगा तो मेड को देखेगा, मेड खाना देगा, वो अपने अनुसार देगा। और उसके जो फ्रेंड है वो कौन है ना, मोबाइल। और मोबाइल जो है वो सुनाता है, वो सुनता नहीं है। मोबाइल जो है वो सुनाता है। तो इसलिए बच्चे को जब शुरू हुआ ये आज कि मुझे ये जो स्पीकिंग है ये भी एक आचरण है, ये भी एक व्यवहार है, तो उस समय उसको इंटरेक्ट करने के लिए कोई थे नहीं। तो कैसे वो प्रैक्टिस करेगा, कैसे वो स्किल उसके अंदर डेवलप करेगा। और उसकी वजह से ना वो धीरे धीरे करके रेस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया। जैसे कि एक बच्चा हट्टा कट्टा दिखता है, बढ़िया सा गोल मोटल दिख रहा है, लेकिन आप उसको आवाज लगाएंगे वो सुनता नहीं है। वो अपने आप अपने खून पे वो मस्त रहता है ना? तो कहीं न कहीं ये जो हमारा सोने का और रात को लेट सोना और बहुत ज़्यादा समय तक स्क्रीन के साथ अटैच होके रहना, खाने-पीने का समय ना रहना, पहले जो एक मालिश, एक अभ्यंग होता था बच्चों को, जैसे बच्चे पैदा होते थे, तो कुछ ही महीनों तक उनमें मालिश किया जाता था रेगुलर। आज के समय में लोग मना कर देते हैं शुरू से डॉक्टर की मालिश नहीं करना। है ना? हाँ। तो ये सारी चीज़ जो है वो बच्चे के मन के ऊपर, शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। और ऑटिज़्म के जेनेटिक रीज़न भी है। और बड़ों में जो डिप्रेशन है उसके पीछे भी सेम यही कारण रहा कि स्क्रीन के साथ ज़्यादा एडिक्शन और सोने का समय, बिगड़ा हुआ समय, सोने का समय 8 घंटा होना चाहिए, उससे कम समय बंदा सो रहा है। और उसकी वजह से आप देखिए कि कितना घातक डे बाय डे हो रहा है। जब हमने बहुत ज़्यादा स्क्रीन या मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं रहता कि घर पे आके हम हमारे परिवार के सदस्यों के सुख-दुःख सुन पाएँ। तो उस समय बच्चा भी आके अगर कुछ माँग करता है या परिवार के कोई समस्या के बारे में भी हम जान सुनते हैं, उस समय एकदम से हम टेम्पर लूज़ करते हैं और चिक-चिक करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मोबाइल का एडिक्शन जो है, ये समाज में पर्टिकुलरली भारत में, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े, मानसिक स्वास्थ्य को बड़े गंभीर रूप में वो अफेक्ट कर रहा है। तो इससे हमको बचना चाहिए। आजकल अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत बढ़ गया है। डायबिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत डायबिटीज कैपिटल है। तो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर वही है कि अगर हमने डॉक्टर संमित्रा, डायबिटीज की अगर हम बात करें, डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रही है। इसका क्या कारण है और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग बाग कोई भी एक्सरसाइज़ करना या शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते। जब तक कोई बड़ा बीमारी, पर्टिकुलरली कोई हार्ट का प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज़ हो गया हो या बॉर्डर लाइन में हो गई हो, अब से ट्रीटमेंट शुरू कर दो, या फिर लिवर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जब तक ये हम सुनते नहीं है किसी से, तब तक हमारे मन में ये आता ही नहीं है कि हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, एक भूख होता है पेट से, जो कि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। एक भूख होता है कि खाने सुगंध को सूंघ के, खाने का बनावट या फिर उसको खाना को सामने देखते हुए या किसी से सुनते हुए कि ऐसे टेस्टी खाना वो खा के आया है या टेस्टी खाने के बारे में चर्चा चल रही है। तो वो जो भूख है वो हमारा मन से होती है। आज के समय में क्या हो रहा है ना, पेट के भूख को सुनने के लिए किसी के पास इच्छा नहीं है, समय है। सभी लोग अपने मन से जो भूख होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्रेविंग, उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो कि हमारा शरीर का नीड वो नहीं है। जो हमारा नीड नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसको अगर हम एवरीडे लाइफ में उसको लूं, तो वो तो मुझे नुकसान करेगा। तीसरा चीज ये है कि सोए रहना, आलस का शिकार होके, जैसे मतलब मैं कुछ काम ना करूं, मेरे लिए बाकी लोग सब काम कर दे, मैं कुछ भी काम ना करूं, ये जो टेंडेंसी है, ये लोगों को ज्यादा ये डायबिटीज की तरफ घसीटता हुआ लेके जा रहा है।
और इससे बचाव करने के लिए सबसे बड़ा जो नियंत्रण है हमको करना चाहिए हमारे खान पान के ऊपर और हमारा लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज के ऊपर। और ये जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए लो कैलोरी वाला खाना, जैसे कि जो हो गया, पुराना चावल हो गया, मूंग दाल है, आंवला है। आयुर्वेद में त्रिफला का बहुत अच्छा सा वर्णन आता है, वो त्रिफला को हमको खाने में इंक्लूड करना चाहिए। डेली हमको त्रिफला कुछ कुछ हमको सेवन करना चाहिए कोई एक वैद्य के परामर्श के अनुसार। एवरीडे हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारे हैबिट्स जो है इसको डेवलप करना चाहिए ताकि हम डायबिटीज से मुक्त हो पाए। और यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूंगी, हमारे ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए या टेस्ट कराए, फिर हमारा शुरू हो गया डायबिटीज का ट्रीटमेंट। क्या हम में से किसी ने भी कभी डॉक्टर को पूछे हैं जिन्होंने हमको लिखे कि आप डायबिटीज का दवा अभी से शुरू कर देना चाहिए वरना आगे जाके नुकसान हो सकता है? क्या हमको वो जवाब दे सकते हैं कि कितने दिन के अंदर ये ये से मेडिसिन को लेके कितने दिन के अंदर दवाई पूरा मेरे से छूट जाएगा, यानी मैं डायबिटीज से पूरा पूरा ठीक हो पाऊंगी? नहीं, रादर मैं ये कहूंगी वंस आप डायबिटीज के लिए अंग्रेजी दवाई को लेना शुरू करेंगे, डे बाय डे आपके प्रेस्क्रिप्शन में एक एक मेडिसिन ऐड होता हुआ जाएगा। और आने वाला समय में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि और एक बीमारी मेरे शरीर के अंदर पलने लगा है। अच्छा। तो इसीलिए डायबिटीज जैसा जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अनकम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आयुर्वेद। दूसरा चीज जो कि सबसे गुरुत्वपूर्ण है, मैं समस्या आने तक वेट क्यों करूं? ये तो मेरा भारतीय संस्कृति का धरोहर है, क्यों ना मैं शुरू से ही आयुर्वेद को अपनाऊं। तो आयुर्वेद में जो जो कहा गया हमको खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में और हमारा लाइफस्टाइल के बारे में, हम उसको अपनाएं और उससे हमको ये सारे बीमारी से तो हम दूर आए। अच्छा, भारत सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन एक महिला कैसे अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे, परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे? देखिए, माँ जो है वो हर परिवार के केंद्र बिंदु है। जब एक माँ वर्किंग है, यानी हर माँ वर्किंग है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कोई एक माँ नॉन वर्किंग है, क्योंकि माँ जिस दिन वर्क करना छोड़ देगी उस दिन समाज जो है वो पॉज कंडीशन में आ जाएगा। तो माँ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, ये दोनों के अंदर बैलेंस करने का जो स्किल है ना, वो माँ को आना चाहिए। वो कब आएगा? जब माँ का एक टेंडेंसी होती है, माँ हमेशा यही चाहती है कि वो खुद को भूल जाती है और वो चाहती है कि मेरे परिवार के सारे लोग खुश रहें, उन्हीं का ही अच्छा हो, उन्हीं के अच्छा के लिए वो काम करती रहती है। तो जिस समय माँ ये सोचेगी कि मैं खुश रहूंगी, मैं ठीक रहूंगी, तभी मेरी ट्रेन जो है वो ठीक चलेगी, तब से वो खुद को समय देने लगी। तो माँ जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाली है। तो इसलिए माँ का टाइम मैनेजमेंट, माँ का डाइट, माँ का रेस्ट, ये 3 चीज प्रॉपर होना चाहिए। और जो टाइम मैनेजमेंट है, माँ के पास ज्यादा काम होता है तो इसलिए माँ को अर्ली मॉर्निंग उठने का हैबिट होना चाहिए। माँ को डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, यानी ये जो स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, इसके साथ जो एडिक्शन है, उसके साथ जो अटैचमेंट है, उसको धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर आप सोचिए, अगर कम समय में आपको ज्यादा काम दे दिया जाए तो क्या होगा? आप बर्डन हो जाओगे, आपके मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो बिगड़ने लगेगा। और माँ के साथ यूजुअली वही होती है। माँ दूसरों की खाने का ख्याल रखती है, खुद के ड्रिंक्स का ख्याल नहीं रखती है। जबकि माँ के लिए अच्छा भोजन, जिसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे, वो माँ के लिए पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं, वो माँ को मिलना बहुत आवश्यक है। माँ का मेंटल हेल्थ का ख्याल माँ को रखना चाहिए, प्लस परिवार के सभी सदस्यों को रखना चाहिए। और जिस देश में, जिस परिवार में माँ जितने सशक्त है ना, माँ मेंटली फिजिकली जितना साउंड है, उस परिवार के बच्चे उतने प्रोग्रेसिव है।
डॉक्टर संमित्रा, अब हम योग की बात करते हैं क्योंकि ये भी आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है जो कि 21 जून को आने भी वाला है। लेकिन ये बताइए कि योग का, प्राणायाम का स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अ, देखिए योग जो है उसका डेफिनेशन में अगर हम जाए तो योग का अर्थ हुआ टू यूनाइट, किसी चीज को जोड़ना। संस्कृत में अगर उसके हम उस शब्द की व्युत्पत्ति में जाएंगे तो यूज धातु से ही उत्पन्न हुआ है योग, मीन्स टू जोड़ना। शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियार्थ, इनको जोड़ने को ही कहते हैं योग। तो योग से आपके समत्व डेवलप होता है। तो समत्व का अर्थ क्या है? समत्व का अर्थ है बैलेंस, इक्विलिब्रियम स्टेट। योग कर्म सुकौशलम, यानी आपका जो कर्म कौशल है, का जो काम करने का जो दक्षता है, स्किल है, उसको और बढ़ाता है। योग जो है चित्त वृत्ति निरोध, यानी जो मन के चंचलता है, मन जो इधर उधर भटकता है, भागता है, जो मेरे लिए अच्छा भी नहीं है, उसको भी प्राप्त करने के लिए मन दौड़ता है। तभी तो इतने सारे क्राइम्स होते हैं समाज में। तो ये जो मन का वृत्ति है, चित्त का जो वृत्ति है, उसके ऊपर नियंत्रण या रोक लगाने वाला एक अच्छा अभ्यास जो है वो है योग का अभ्यास। और उसका अगर हम योग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो अष्टांग योग आता है। उसका एक पार्ट होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम शब्द जो है वो प्राण प्लस आयाम से हुआ है प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेशन सिस्टम, ये दोनों का जिसको काम करने का क्षमता कहेंगे वो बहुत अच्छा हो जाता है। ने जैसे प्राणायाम आपने अनुलोम विलोम के बारे में सुने होंगे, है ना? पूरक कुंभक रेचक के बारे में सुने होंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे लंग्स का फंक्शन है। तो अगर हमने इसको अभ्यास में प्राणायाम को करते हैं तो हमारा लंग्स का जो फंक्शनिंग है, हमारे जो रेस्पिरेटरी चैनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आयुर्वेद में जो स्रोतस के चैनल्स के बारे में वर्णन होता है, तो उसमें सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है? वो है प्राणायाम स्रोतस। तो प्राणायाम स्रोतस यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा लंग्स का फंक्शनिंग को और अच्छा कर देता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया करता है। तीसरा ये है स्ट्रेस रिलीज होता है, जिसके वजह से हमारा मेंटल हेल्थ जो है अच्छा होने लगता है। हम हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा अपने काम के ऊपर फोकस करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। प्लस हमारा जो एक मन का एक रिलैक्स ईज है वो हमको अचीव होता है अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो डॉक्टर संबित सर, क्योंकि योग इतना इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को प्रमोट किया, इंटरनेशनल योगा डे मतलब योग दिवस को पूरा विश्व आज मनाता है। 2015 से लगातार हम मना रहे हैं। बार वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके मायने क्या है? योगा डे सेलिब्रेशन होना शुरू हुआ 2015 से। जी, तो 2015 में उसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित हुआ। यानी योग को एक वैश्विक स्तर में, एक ग्लोबल लेवल में ही उनको लोकप्रिय करने की प्रयास था ये। 2015 में जब ये शुरू हुआ उस समय थीम था योगा डे का कि योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। और वो हार्मोनी और वो पीस जो है वो किसका था? वो था पूरा विश्व का। और इस बार का है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। यानी वो योगा और आयुर्वेद को अपनाते हुए कैसे हम जो हमारा एक हम कह सकते हैं एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सकते हैं, तो उसके लिए ही वो विजन रख के ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और योग हमारा मानसिक स्वास्थ्य का विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे शरीर के द्वारा जितने भी चेष्टाएं हम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उससे पहले हमारा माइंड का प्रिपरेशन उसके लिए होता है। योग के अभ्यास से जब हर एक व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य का विकास कर दे, उसके बाद उनके द्वारा किया हुआ हर काम निश्चित रूप में सकारात्मक होगा और इसके प्रभाव से आगे जाके
सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है वो एक विकसित, एक स्वस्थ अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर संगमित्रा, आपने बहुत सारी जानकारी आयुर्वेद के बारे में दी और आपने बहुत सारी चीज़ों के, सारी समस्याओं के, सारी बीमारी के समाधान भी दिए। मुझे लगता है कि व्यूअर्स को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप आई और इतनी सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।